अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आज तो मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी अपने स्टूडेंट्स से कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा कीजिए, क्योंकि एक अच्छा जो टीचर है, एक गुड टीचर की क्वालिटी यही होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ क्वेश्चन आंसर का सेशन करता है। तो आप मुझसे किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रेज किया कीजिए। मैं जो भी वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगी उसमें मैं कोशिश करूंगी कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूं। अब मेरी एक वीडियो के नीचे क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं the organisms that can breathe. The living organisms are the organisms that can breathe, that can move, that can excrete, that can digest, that can eat, that can prepare their own food. अब बहुत सी मैंने ये चीज़ें बोल दी हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं जो कि ब्रीथ कर सकते हैं, जैसा कि ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स में जो ह्यूमन बॉडी की या एनिमल बॉडी की बात होती है तो उनमें वर्ड यूज होता है ब्रीथिंग का। जब प्लांट की बात होगी तो वर्ड यूज होगा रिस्पायरेशन का। अच्छा, अब जो होता है कि प्लांट्स जो है अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, ये भी तो प्लांट्स भी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बता दिया कि वो ऑर्गेनिज्म जो ब्रीथ कर सकते हैं, एक्सक्रीट कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, द ऑर्गेनिजम्स विच कैन डू एनीथिंग, but these are the part of our atmosphere, of our environment, and they are essential for our lifestyle. अब जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 की जब हम बात कर रहे थे कार्बन और ऑक्सीजन का जो वो जो साइकिल हमारे एटमॉस्फेयर में चलता है, इन्वायरमेंट में चलता है, जब उसकी बात हो रही थी तो हम कार्बन और ऑक्सीजन को नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि एबायोटिक फैक्टर जो थे वो कंसीडर कर रहे थे। क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन जो होती हैं ये दोनों नॉन लिविंग हैं। नॉन लिविंग हम इनको इसलिए कर रहे थे क्योंकि दे कांट इवन मूव, हम ना वो ब्रीथ कर सकते हैं ना मूव कर, कुछ भी नहीं कर सकते, बट वो हमारे क्योंकि एटमॉस्फेयर का पूरे एक इन्वायरमेंट का पार्ट है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो किस तरह से हम लोग ब्रीथ करेंगे? ह्यूमन बॉडी को, एनिमल बॉडी को, प्लांट्स को ब्रीथ करने के लिए जो होती है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। अब जो जैसे ही हमारे अब इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें तो जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर का फूड का जो ब्रेक डाउन होता है वो भी विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन ही होता है। तो अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो ह्यूमन बॉडी वर्क ही नहीं कर सकती, इवन वी कांट ब्रीथ अगर ऑक्सीजन नहीं होगी। और जो कार्बन होगी वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्बन जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, प्लांट्स उससे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और हमारी बॉडी में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी बन रही होती है, लेकिन हमारे जो लंग्स होते हैं उससे वो क्या होती है, एक्सक्रीट हो रही होती है साथ साथ। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही नॉन लिविंग थिंग्स है बिकॉज दे कांट ब्रीथ, बट दे आर द पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। वी कांट लिव विदाउट दीज टू थिंग्स। वो एबायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक भी उन्हें कहा जाता है, हम उन्हें लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि ब्रीथ इन ब्रीथ आउट नहीं कर सकते, मूव भी नहीं कर सकते, बट वो हमारे स्टिल एटमॉस्फेयर का पार्ट होते हैं। इसीलिए और हमारा जो लाइफस्टाइल है इनके लिए जो जिन फैक्टर्स के लिए, जो फैक्टर्स हमारे लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी हैं उनको हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या एबायोटिक फैक्टर में कंसीडर करते हैं। ये मैंने आपको, मेरे जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन रेज किया था, मैंने उसका आंसर आपको दे दिया है। तो चले अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम ग्रेड 6
जनरल साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 था बैलेंस डाइट, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम उसका टॉपिक 3.2 जो कि बैलेंस डाइट ही है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। बैलेंस डाइट क्या होती है, व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें आपकी बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स कार्ब्स की होती हैं, प्रोटीन्स की होती है, विटामिन्स की होती है, मिनरल्स की होती हैं, फैट्स की होती है, वाटर की होती है, फाइबर की होती है, ये सब रिक्वायरमेंट्स आपकी जिस तरह के फूड को इनटेक करने से आपकी ये सब रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही होती हैं, उस फूड को हम कहते हैं एक प्रॉपर बैलेंस डाइट। यहाँ तक जो हो गया, हमने बैलेंस डाइट के बारे में सीख लिया, सुन लिया कि बैलेंस डाइट है क्या। अब सवाल ये आता है कि डिफरेंट एजेस के जो लोग होते हैं उनके लिए डिफरेंट डाइट्स होती हैं। अब जैसा कि ये जो आपको चार्ट पेज नंबर 36 पे जो टेबल एक है, टेबल नंबर 3.3, चार्ट ऑफ बैलेंस डाइट फॉर द पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। डिफरेंट एज ग्रुप्स के जो पीपल हैं, पर्सन्स हैं, जो लोग हैं, उनके लिए अलग तरह का बैलेंस डाइट का एक चार्ट बनाया जाता है। तो अगर आप इसमें 3 ग्रुप्स हैं, एक यंग एज है, एक अडल्ट एज है और एक ओल्ड एज है। तो इसमें यंग एज जो कि छोटे बच्चों की एज आ जाएगी, अडल्ट एज जो कि एक यंगस्टर्स की एज आ जाएगी, और ओल्ड एज जो कि एक जो बूढ़ा और ओल्ड एज के लोग जो होते हैं उनकी बैलेंस डाइट आ जाएगी। तो अगर आप ये चार्ट रीड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से जो होता है फूड को, बैलेंस डाइट को किस तरह से लोग अपनी डेली लाइफ में मेंटेन करते हैं। अब हम बात करते हैं, जहां हमने बात की है बैलेंस डाइट की, वहां पे हम बात करते हैं अनबैलेंस डाइट की, कि अनबैलेंस डाइट क्या होती है। तो ये हमारा 3.2.1 टॉपिक, और इस टॉपिक का जो नेम है वो है अनबैलेंस डाइट। अनबैलेंस डाइट। अब अनबैलेंस डाइट क्या होती है? अब ऑब्वियसली बैलेंस डाइट तो वो होती है, बैलेंस फूड वो होता है जिसको खाने से हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हो रही होती हैं वो फुलफिल हो रही होती हैं, और हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो हम गुजार रहे होते हैं। अब वहाँ पे उसका बिल्कुल ही अगर ऑपोजिट कर लेंगे तो वो अनबैलेंस डाइट बन जाएगा। ऐसा फूड जिसको खाने से हमारी बॉडी में जितने जो कंपोनेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती, वो जो होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में रह जाती है। ऐसा फूड जिसे खाने से हमारी बॉडी में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, उस फूड को कहते हैं अनबैलेंस डाइट। तो अनबैलेंस डाइट और बैलेंस डाइट का जो डिफरेंस है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बता सकते हैं कि ऐसा फूड जिसकी जो हमारी बॉडी में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे वो बैलेंस डाइट आता है, और ऐसा फूड जिसको खाने से हमारी जो बॉडी में जितने भी कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है, दैट फूड आर कॉल्ड द अनबैलेंस्ड डाइट। तो आप अगर अपने पेज नंबर 37 पे अगर आप ये टेबल जो है टेबल 3.4 देख लेते हैं, तो इसमें आपको बताया गया है, कुछ विटामिन्स की बात बताई गई है, प्रोटीन्स की बात बताई गई है कि जिनकी डेफिशिएंसी होने से आप लोगों की जो लाइफस्टाइल है उस पर क्या अफेक्ट होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है कि प्रोटीन्स की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, तो ये जब हमने प्रोटीन के कंपोनेंट की बात हम कर रहे थे तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि प्रोटीन जो होते हैं वो हमारी ग्रोथ में, प्रोटीन्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है। प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारी ग्रोथ में पार्ट लेते हैं, हमारी ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं। तो अगर ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की ही हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमारी ग्रोथ जो होगी वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं होगी, एबनॉर्मेलिटी की तरफ हमारी ग्रोथ जा सकती है। इसलिए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी जो बॉडी है उसमें प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी वो ना हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की बात जब हम लोग विटामिन की बात हम लोग कर रहे थे तो हमने इसके डिजीज के बारे में भी पढ़ा था कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, कि मतलब अंधेरे में आपको बिल्कुल नज़र आना बंद हो सकता है, रात के टाइम नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो इसकी डेफिशिएंसी अगर आपको हो जाए तो इसका मतलब आपको विजन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो विटामिन ए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर
eyesight. Now come to the deficiency of the vitamin C. अब विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है? जैसा कि हम जब विटामिन की बात कर रहे थे तो हमने विटामिन सी में जो प्रॉब्लम अकर होती है उसकी डेफिशिएंसी से, वो है स्कर्वी. अब स्कर्वी क्या होती है? स्कर्वी जिसमें हमारे गम्स जो होते हैं वो ब्लीड करना शुरू हो जाते हैं और हमारे टीथ जो होते हैं वो इतने वीक हो जाते हैं कि वो गिर भी सकते हैं. तो इस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए हमें विटामिन सी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट कम टू द विटामिन डी. विटामिन डी, हमने एक डिजीज के बारे में बात की थी जिसका नाम था रिकेट्स. अब रिकेट्स क्या था? रिकेट्स में हमारी जो ह्यूमन बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और सॉफ्ट हो जाती हैं. तो इस डिजीज से बचने के लिए विटामिन डी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. अब डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की तरफ हम बढ़ते हैं. तो आयोडीन की जो डेफिशिएंसी है वो गॉइटर की जो डिजीज़ है हमें फेस करना पड़ सकती है. तो आयोडीन जो है वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है. और डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन जो है हमें अनीमिया जो होता है वो आयरन की डेफिशिएंसी से हमें अनीमिया भी हो सकता है. तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आयरन जो है इसको हम अपनी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी ना होने दें. अब ये कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट विटामिन, प्रोटीन्स और आयरन की बात हमने की है जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में अगर फुलफिल ना हो और डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे हमें क्या नुकसान हो सकते हैं. अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे विच इज टॉपिक नंबर 3.3. और इस टॉपिक का नाम है फूड पिरामिड. फूड पिरामिड्स. अब फूड पिरामिड्स क्या है, ये इसका क्या फंक्शन है? फूड पिरामिड जो है वो हमें एक प्रॉपर बैलेंस डाइट जो है उसकी सिलेक्शन के लिए हमें हेल्प आउट कर सकता है, जैसा कि आप अपनी बुक पेज नंबर 38 पर देख सकते हैं. इस पे आपको एक पिरामिड बनाया गया है जिसमें जो हो गया डिफरेंट सेक्शंस बनाए गए हैं और इन सेक्शंस में डिफरेंट टाइप के फूड को रखा गया है. कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे बेस जो है वो बेस में ही आपकी ब्रेड है, सीरियल है, राइस है, पास्ता है, वीट है, जो कि हमें लेने ही हैं और हम लोग लेते भी हैं. क्योंकि इससे एक वो ये होता है कि हमें फुलफिलनेस भी हो जाती है, हमें सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है कि हमने खाना खा लिया है. तो सबसे पहले आपका जो बेस है वो आपकी बेस यही है कि आपने वीट लेना है, राइस लेना है, फ्लावर खाना है, सीरियल्स, ब्रेड, ये तो आप लेते ही हैं. फिर उसके ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो फ्रूट्स, इससे थोड़ी सी कम प्योरिटी अगर आप दी जाए तो सबसे ज़्यादा प्योरिटी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो तो वीट, राइस, ग्रेन, फ्लावर्स वगैरह ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अब उससे नेक्स्ट लेवल पे अगर देख लिया जाए तो आपको इसके बाद फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाते हैं कि आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़रूर खाने चाहिए जो हमारी डेफिशिएंसी को, जितनी भी हमारी अगर बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो उसको फुलफिल करेगी. फिर उसके बाद जो चीज़ होती है, चीज़ आपको खानी चाहिए. चीज़, मिल्क, योगर्ट, ये चीज़ें आप लोगों को खानी चाहिए. मीट, फिश, नट्स, ये चीज़ें आप लोगों को खानी चाहिए. और लास्ट पे आ जाता है फैट्स, ऑयल. ये लास्ट पे इसलिए क्योंकि फैट्स जो होता है वो ज़रूर, कहते हैं ना कि कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा और ज़रूरत से थोड़ी जो होती है वो भी अच्छी नहीं होती और ज़्यादा भी अच्छी नहीं होती. तो इसीलिए बैलेंस रखना चाहिए. अब फैट्स जो होता है वो कुछ ज़्यादा भी नहीं हमें लेना चाहिए क्योंकि फैट से आप लोग जो होते हैं वो आप लोगों का वेट गेन भी हो सकता है. वेट गेन की वजह से आगे और बहुत से मसले शुरू हो जाते हैं. तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि फ़ैट आप लें, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप एक छोटा पोर्शन उसका ले रहे हैं, छोटी अमाउंट ले रहे हैं. ज़्यादा अमाउंट में अगर खाएंगे तो वो आपकी बॉडी में जो होगी वो फैट्स की जो रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफिल ही नहीं होगी, वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि आप लोगों के लिए वो भी जो है एक बड़ी डेंजरस बात है. तो यहाँ तक हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो हमने कंप्लीट कर लिया है. अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि चैप्टर नंबर 3 की जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों को सॉल्व आउट करवा दूँ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.